लुहांस्क के क्रेमिना में भी भीषण आग को लेकर खबर है, भीषण जंग को लेकर खबर है, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड ने अब जबरदस्त वार किए हैं। एंटी टैंक ग्रेनेड आरपीजी 7 से अटैक को लेकर खबर आई, जहां रूस की ट्रेंच लाइन पर कैसे प्रहार हुआ, देखिए। रूसी टैंक पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला। रूसी 2S-19 MSTAS को टारगेट किया गया है और हमले के बाद टैंक में जबरदस्त धमाके की यह तस्वीर देखिए। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक भी तबाह हुआ। वॉर जोन से आ रही विस्फोटक तस्वीरें, जहां यूक्रेन का अटैक रूसी टैंक पर हुआ। और ये तीन खबरें एक साथ आपके सामने, किस तरीके से Mi-28 हेलीकॉप्टर से ड्रोन पर हमला किया गया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने भी जबरदस्त हमले का दावा किया है और जिस तरीके से हमले के बाद रूस के इस टैंक को तबाह कर दिया गया, तस्वीरें जारी कर यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले का दावा किया गया है। वही वॉर जोन में रूस की सबसे घातक क्रूज मिसाइल की एंट्री को लेकर खबर है, क्योंकि रूस ने अब शुरू की है KH-50 मिसाइल की डिप्लॉयमेंट। और रूस ने अब जिस तरीके से KH-50 क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला लिया है, रूस की स्टेल्थ मिसाइल है KH-50। नई मिसाइलों से क्या अब नई जंग लड़ने की यह तैयारी है? KH-50 मिसाइल को वॉर जोन में डिप्लॉय करने का फैसला लिया गया है, जहां KH-50 मिसाइल से यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। हालांकि रडार को चकमा देने वाली मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है और रूसी मीडिया की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम के डिफेंस सिस्टम को यह आसानी से चकमा दे सकती है। 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर निशाना साध सकती है। दत्ता सर, अब ये क्या KH-50 का डिप्लॉयमेंट इस बात के संकेत दे रहा है कि रूस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और अब KH-50 के साथ वो अपनी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देते हुए ये मानेगा कि अब उसके लिए नौबत ऐसी आ चुकी है कि KH-50 का इस्तेमाल करते हुए उसे डिप्लॉयमेंट इसकी बढ़ानी पड़ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये युद्ध करीब 1.5 साल से ज्यादा खिंच गया है और इसकी तवक्को पुतिन साहब ने बिल्कुल नहीं की थी। और जिस तरह के वो अब स्ट्रेटेजिक वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, चाहिए उसको ये था कि जिस तरह से यूक्रेन का जो वॉर वेजिंग पोटेंशियल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो उसको ये चाहिए था कि जो रेमिनेंट्स जो वहाँ उनके ट्रुप्स हैं उनको कैसे न कैसे वो उनको मॉप अप करे। लेकिन इस तरह के अगर हथियार या इस तरह के युद्ध प्रणाली को इस्तेमाल किया जाना, ये दर्शाता है कि रशिया बिल्कुल थोड़े प्रेशर में है और रशिया बिल्कुल ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से अब इस युद्ध का कोई एक समापन की तरफ होना चाहिए। अगर आप ब्रिक्स सम्मेलन में भी देखें तो वहां भी इस बात का इजहार किया गया था कि रशिया चाहता है कि इस युद्ध को वाइंड अप किया जाए। तो रशिया के इकोनॉमी के ऊपर भी इस पे काफी फर्क पड़ रहा है और उसकी जो साख है उस पर भी काफी जो उसकी इमेज है वो टार्निश होती जा रही है। चलिए, लेकिन रूस से युद्ध में अब कैसे पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं, एक बड़ी खबर है, क्योंकि हर रोज $100 मिलियन खर्च कर रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन के रक्षा मंत्री का सेना पर यह बड़ा दावा है कि यूक्रेनी सेना में भ्रष्टाचार के आरोप गलत हैं। हालांकि भ्रष्टाचार क्या एक बड़ी वजह हो सकती है जेलेंस्की को साइडलाइन करने की। एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन रूस से युद्ध में पानी की तरह बहाए जा रहे पैसे को लेकर ही इंफॉर्मेशन वॉल पर भी बड़ी खबरें और डिटेल आपके सामने, क्योंकि हर रोज बताया जा रहा है कि $100 मिलियन खर्च कर रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने युद्ध पर हो रहे खर्च को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन हर रोज जिस तरीके से रूस से युद्ध में $100 मिलियन खर्च कर रहा है, यूक्रेनी सेना के हथियार, मिसाइल, गोला बारूद, सैनिकों के खाने और दवा पर खर्च हो रहा है ये पैसा। और यूक्रेन को अब तक $50 बिलियन की सैन्य मदद 54 देशों से जिस तरीके से मिल चुकी है, उसके तहत ये बड़ा दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन से युद्ध पर पुतिन की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल और यूक्रेन का ऑपरेशन अभी रुका नहीं है बल्कि फेल हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु की तरफ से किए गए दावे को लेकर यह खबर आई, जहां यूक्रेन की सारी कोशिशों को नाकाम बताया जा रहा है।
इंफॉर्मेशन वॉल पर इस दावे के तहत डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को अब फेल बताया है और जिस काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे थे, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को फेल बता दिया है। और महत्वपूर्ण यह है कि रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन की सभी कोशिश अब नाकाम बताई जा रही हैं। हालांकि दावे तो बहुत होते हैं और रूस की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत बड़ी खबरें यह है कि यूक्रेन अब तक रूस के सुरक्षा चक्र को नहीं तोड़ पाया है और इसी सुरक्षा चक्र को तोड़ने के तहत जिस तरीके से काउंटर ऑफेंस को लेकर एग्रेसिव हो रहा था यूक्रेन, रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अब तक रूस की सुरक्षा चक्र को नहीं तोड़ पाया है, जबकि यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रूसी डिफेंस की पहली लाइन तोड़कर वो आगे बढ़ने में कामयाब रहा है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 43,000 सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। वहीं यूक्रेन यह कह रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव में रूसी सेना को भी वो भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। हालांकि रूसी सेना किसी भी इलाके से पीछे नहीं हटी है, रूस साफ तौर पर दावे कर रहा है, जबकि यूक्रेन कह रहा है कि काउंटर ऑफेंस का ही नतीजा है कि ज़ेपोरिज़िया और बाखमुट में रूसी सेना को अब पीछे धकेलने में वो कामयाब रहा है। प्रसाद सर, क्या इस दावों के तहत ये सही तौर पर माना जाए कि अब यूक्रेन में ही ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है? ये विरोध के सुर, ये भ्रष्टाचार के आरोप क्या उन्हें मुश्किलों में डाल सकते हैं? और पुतिन जाहिर सी बात है ये दावा करेंगे कि काउंटर ऑफेंसिव फेल है, लेकिन हकीकत क्या नजर आती है इसमें? हकीकत यह है कि फेल है, ये कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता था। इसके सक्सेस होने की कोई उम्मीद किसी को शुरू से ही नहीं थी, जो हो चुकी है आज। आपने जितने अभी तक खुलासे किए उससे 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात की, FH-50 की। देखिए, FH-50 यूक्रेन के लिए नहीं है, ये जो है मैसेज जा रहा है नाटो को। इसकी रेंज आपने बताई 1500 किलोमीटर है। इसमें नॉट ओनली कन्वेंशनल वेपन्स बट न्यूक्लियर वेपन्स भी जा सकते हैं। अगर रशिया की रेड लाइन जो उसने ड्रॉ कर रखी है वो किसी वक्त अगर गलती से भी पार हो गई तो इस किस्म के मिसाइल का अटैक यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि नाटो के अंदर होगा, जिसकी काबिलियत आज बहुत कम हो चुकी है। प्लीज इसको पूरे सिनेरियो को आप देखिए तो आप बैलेंस पे देखेंगे। अगर इंडिविजुअल रिपोर्ट देखेंगे आप जो मीडिया से आ रही है वो कुछ रशिया के फेवर में आ रही है, कुछ यूक्रेन के फेवर में आ रही है, लेकिन जो अगर इसको पूरी कैनवस को देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक भी काउंटर अटैक जरा सा भी सक्सेसफुल नहीं, अगर हुआ भी है तो 5% सक्सेसफुल ही है। अब तक देखिए कितना, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने हजार रुपया, 1000 रूबल और डॉलर खर्च हो रहे हैं पर डे, इतने 1000 लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। तो इससे क्या मिल रहा है? क्या यूक्रेन इस वक्त नेगेटिव में है कि रशिया नेगेटिव में है? कहीं भी किसी से पूछ लीजिए आप, यूक्रेन के अंदर तो बर्बादी हो चुकी है। वहाँ तो लास्ट मैन के नंबर आने वाले हैं, वहाँ तो उनके पास भर्ती होने के लिए बंदे नहीं है, उनके पास हथियार दिन पे दिन खत्म होते चले। एक रशियन टैंक मार दिया तो क्या बड़ी बात कर दी, उनके तो पूरे 40 टैंक के टैंक मार देती है रशिया। ऑलराइट सर, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के तहत ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूक्रेन अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ। बड़ी खबर इस बीच, क्योंकि रूस पर काउंटर ऑफेंसिव में ही अब यूक्रेन फंस चुका है और जल्दबाजी में किए गए काउंटर ऑफेंसिव को लेकर यह बात कही जा रही है। ब्रिटिश एजेंसी की रिपोर्ट में यूक्रेनी अटैक पर यह दावा, जहां यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है, 4 महीने में कब्जे का लक्ष्य ही अधूरा रह चुका है और यह दावा किया जा रहा है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में। हालांकि अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने की इस रिपोर्ट के तहत क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने जल्दबाजी की है, काउंटर ऑफेंसिव को लेकर जल्दबाजी को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर काउंटर ऑफेंसिव में बड़ी लापरवाहियां भी की हैं और यूक्रेनी फोर्स को काउंटर ऑफेंसिव में जल्दबाजी का नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश में हथियार तक खो दिए हैं और धीमे काउंटर ऑफेंसिव से रूस को डिफेंस लाइन मजबूत करने का मौका भी मिल चुका है।